यहाँ पर फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ रेडियस r कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज हुज वॉल्यूम डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन r फ्रॉम द बॉल सेंटर। अपने पास एक बॉल है, मतलब सॉलिड स्फीयर है अपने पास। क्या है अपने पास? एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। वॉल्यूम डेंसिटी दे रखी है, यानी कि आपको सॉलिड स्फीयर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा चार्ज किसके अंदर है? वॉल्यूम के अंदर है। सर बॉल होलो भी हो सकती है, नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी दे रखी है आपको, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? सॉलिड बॉल मानना पड़ेगा। उसके इंटायर के अंदर क्या है? चार्ज है। और वॉल्यूम डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। अपन ने गॉस लॉ के जो फॉर्मूले पढ़े थे सॉलिड स्फीयर के लिए, वो लगा सकते थे, लेकिन वो कब अप्लीकेबल है? जब अपनी डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। अपन ने देखा था सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, लेकिन वो कब अप्लीकेबल है बेटा? जब अपने को डेंसिटी कांस्टेंट दे रखी है, डेंसिटी यहाँ पर वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये स्मॉल r डिस्टेंस है सेंटर से। मैं यहाँ पे जाऊंगा तो अलग इलेक्ट्रिक, यहाँ पर जाऊंगा तो अलग 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 चार्ज होगा, यहाँ पे अलग चार्ज होगा, यहाँ पे अलग चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे अलग चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पर आऊंगा तो फिर एक पूरी चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज क्या कर रहा है? एज पर डिस्टेंस वेरी कर रहा है। डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इसकी कुछ डिपेंडेंसी कम ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ पे जो रो नॉट है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर r बढ़ते जाएगा तो ये कम होता जाएगा। देखो ये बढ़ रहा है तो है ना, मन में से चीज़ें घट रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्मॉल r बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल। मेरे को बॉल के इनसाइड में भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड में निकालना, दो केस करना है। इनसाइड और आउटसाइड के केसेस पढ़े थे अपन ने, लेकिन उसके लिए अपन ने क्या माने थे? डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अपन वो फॉर्मूले आसानी से लगा सकते हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है तो, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग हियर विद डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ेगी, कम होगी तो ये भी बढ़ेगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को फिर अपन ऐसे क्वेश्चन करे भी है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूंगा, चूंकि वेरी कर रही है, तो मैंने क्या करा? यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहाँ से एक स्मॉल r डिस्टेंस पे एक शेल मान ली है, शेल जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? dr। मैंने एक शेल मान लिया। हमेशा ये करते हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर अपन एक होलो स्फीयर मान लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम dv, छोटे से का वॉल्यूम dv होगा, कितना होगा? एरिया इनटू थिकनेस, और इसका जो एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर dr। समझ में आता है कि आपको? एक होलो शेल है, होलो शेल का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर होगा। थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इतना, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम मेरे को आ जाएगा। ये जो वॉल्यूम दिख रहा है वॉल्यूम मुझे पता पड़ जाएगा। इट इज क्लियर? क्या ये क्या है? dr। ठीक से लिख लेते हैं, थिकनेस इज dr। तो आपको वॉल्यूम मालूम पड़ गया। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज। इसके अंदर मान लो चार्ज कितना है? dq अपॉन ये कितना हो गया? dv। तो dq की जो वैल्यू होगी, dq की यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर चार्ज कितना मान लिया मैंने? dq। वॉल्यूम कितना है? dv। तो dq बाई dv कितना हो गया? रो। तो इसको लिखूंगा dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो dv। नाउ dq इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R dv। और dv की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी? 4 पाई r स्क्वायर dr। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर रो और dv की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद मैं यहाँ पे इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया बेटा? dq इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस r अपॉन r 4 पाई r स्क्वायर dr। इतनी बात समझ में आ गई क्या? नाउ dq इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट, क्या हो गया? 4 पाई रो नॉट, r स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? r क्यूब अपॉन r dr, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालनी? इसके यहाँ पे स्मॉल r इनसाइड पे। अब मैं यहाँ पर केस ए सॉल्व कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड के लिए, फॉर इनसाइड क्या लिखेंगे? r लेस देन r, मतलब अंदर की साइड होंगी। ये कैपिटल R है तो कैपिटल R से कम मतलब r लेस देन r। मैं इनसाइड की बात कर रहा हूँ फॉर r लेस देन r। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, ये जो क्वेश्चन का
ये वाला जो पार्ट है ये अपन इरेज कर देते हैं, इसकी कोई कहानी अपने सब लिख लिए। और दूसरा पार्ट भी अपन यहाँ पर इरेज कर देते हैं, इसमें आउटसाइड निकालना था और इनसाइड निकालना था। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड अपन सॉल्व कर रहे हैं और आउटसाइड अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपन इसको भी इरेज करता है कि अपने पास यहाँ पर स्पेस बच जाए, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहा हूँ, इनसाइड वाले केस के लिए बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, फॉर इनसाइड आर लेस देन आर, डी क्यू क्या हो गया? डी क्यू इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट, कॉन्स्टेंट एज इट इज, अंदर हो गया आर स्क्वायर डी आर माइनस 1 बाई आर आर क्यूब डी आर। समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डी आर का मल्टीप्लाई किया अंदर। अब चूंकि ये तो कांस्टेंट है तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, 1 बाई आर भी कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन में जो लिमिट पुट होगी, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इंटीग्रेशन में जो लिमिट पुट होगी वो यहाँ तक होगी आर तक, आर की वैल्यू 0 से लगाकर होगी स्मॉल आर तक, क्योंकि मैं स्मॉल आर के अंदर का चार्ज निकाल रहा हूँ। तो 0 से स्मॉल आर, इसका भी इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा चार्ज इनसाइड स्मॉल आर। ये क्या आ जाएगा? चार्ज एंक्लोज्ड इन स्मॉल आर लेस देन आर। स्मॉल आर लेस देन आर में जो चार्ज एंक्लोज्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो पूरा मैंने इंटीग्रेट किया है स्मॉल आर से 0 से स्मॉल आर तक, तो इसके अंदर जो चार्ज है उस पूरे चार्ज की वैल्यू हो गई चार्ज एंक्लोज्ड आर लेस देन आर। समझ रहे हो मेरी बात? 4 पाई रो नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? आर क्यूब अपॉन 3, क्यों आर स्क्वायर का कितना होगा? आर की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, दैट इज आर क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा कितना? आर की पावर 4 अपॉन 4r, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। आर क्यूब का हो जाएगा कितना? आर की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1। इट इज क्लियर टू यू? यहाँ पे 0 से r की लिमिट पुट करी तो जो चार्ज भी आएगा वो 0 से r तक का आएगा, मतलब कि चार्ज एंक्लोज इन दिस होलो शेल आ गया। अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको ना? अब अपन यहाँ पे निकालेंगे तो अपन यहाँ पे लगा देंगे गॉस लॉ। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने लगा दिया गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज नथिंग बट चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बात करता है ये, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, क्योंकि क्या होता है स्फीयर का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो इंटीग्रल ई डी ए क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड? दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड इन दिस होलो शेल। अरे बोलो यार, मैं अभी इनसाइड की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ इनसाइड के लिए, तो मैं यहाँ पे चार्ज भी जो लूंगा वो इनसाइड का लूंगा। कहाँ तक का लूंगा? यहाँ तक का लूंगा। क्या बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ चार्ज एंक्लोज्ड की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4r। ये वैल्यू हो गई चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे तो चार्ज एंक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पे ई तो बाहर आ जाएगा। अब क्लोज इंटीग्रल डी ए इस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4r। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। ये क्या होगा? अपन ने पढ़ा है क्लोज इंटीग्रल डी ए, मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, अपन ने पढ़ा भी है। सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्लोज इंटीग्रल डी ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो गई इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4r। इसमें से इस क्वेश्चन में से, मतलब इस एक्सप्रेशन में से आर स्क्वायर कॉमन निकला जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा r बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4r।
4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आउट टू बी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली रो नॉट भी होगा कहीं पर, रो नॉट अपन भूल जा रहे हैं, यहाँ पर रो नॉट भी था, एप्सिलॉन नॉट नहीं था, गलती हो गई, ये रो नॉट है, इट इज नॉट एप्सिलॉन नॉट। वो एक्चुअली आता थी 4 पाई एप्सिलॉन लिखने की, तो ये कटेगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, इट इज 4 पाई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज 4 पाई से 4 पाई से कट गया, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट r बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4r, ये आ गई ए पार्ट का पहले का आंसर, ई इनसाइड। क्या आ गया ये आपका ई इनसाइड आ गया। क्या किया, यहाँ तक तो समझ में आ गया था आपको। उसके बाद अपन ने गॉस लॉ लगा दिया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई डी ए को 0 डिग्री 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एंक्लोज की वैल्यू पुट कर दी अपन एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज r क्यूब बाई 3 माइनस r की पावर 4 बाई 4r, ठीक है। तो ये डी ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, r अपॉन आर स्क्वायर बच गया, ये आपका ई इनसाइड हो गया। क्या हो गया ये आपका ई इनसाइड। अब अपन ई आउटसाइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन निकालेंगे ई आउटसाइड। तो ई आउटसाइड के लिए मैं लगाऊंगा फिर से गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जैसे मैं लगाऊंगा तो ई आउटसाइड के लिए बात करूंगा तो डायग्राम कैसे हो जाएगा, डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ। ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, तो मैं अगर यहाँ पर आउटसाइड डिस्टेंस की बात करूँगा r ग्रेटर देन r की, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ये वाली बनेगी। तो मुझे जो चार्ज चाहिएगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर चाहिएगा, मतलब मुझे जो चार्ज चाहिएगा वो यहाँ तक का चार्ज चाहिएगा। इस पूरे के अंदर जो चार्ज यहाँ तो है ही नहीं, चार्ज यहाँ पर थोड़ी है, चार्ज जो है वो यहाँ पर है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का मुझे चार्ज चाहिए। यहाँ पे क्या किया था मुझे, ये गॉसियन सरफेस के अंदर का मुझे चार्ज चाहिए था, तो मैंने चार्ज एंक्लोज इनसाइड दिस r लेस देन r कर दिया था। अब मुझे जो चार्ज चाहिए पूरे सॉलिड बॉल का चाहिए, इस पूरे का चार्ज निकालना है। यहाँ पे जो स्मॉलर लगा था वो चार्ज कहाँ तक का आया था, यहाँ तक का आया था। अब मुझे इंटायर चार्ज चाहिए, तो जो लिमिट है यहाँ पर चार्ज की, तो यहाँ पे बात करते हैं अपन चार्ज एंक्लोज्ड इनसाइड बॉल, तो या फिर r इक्वल्स टू r, या फिर पूरी बॉल के अंदर चार्ज एंक्लोज आ जाएगा तो कितना करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो नॉट। यहाँ पे जो लिमिट पुट होगी वो लिमिट पुट होगी 0 से कैपिटल R, क्योंकि मुझे इस पूरे का चार्ज चाहिए। इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज आ रहा है वो एंटायर बॉल के वॉल्यूम का चार्ज आ रहा है, इस पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है वो आ रहा है। तो यहाँ पे जो लिमिट पुट होगी 0 से कैपिटल R, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस थी मुझे इनसाइड निकाला था, तो मैंने ये गॉसियन सरफेस ये मान ली, तो इतने के अंदर चार्ज निकाला। अब मेरी गॉसियन सरफेस आउटसाइड के लिए इतनी बड़ी बन गई, तो मुझे जो चार्ज चाहिए वो इस पूरे का चार्ज चाहिए, क्योंकि उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो बॉल का ही चार्ज है, तो बॉल का पूरा इंटायर चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे जो लिमिट पुट करूंगा मैं 0 से कैपिटल R पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा मैं 0 से कैपिटल R, तो ये क्या हो जाएगा r क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ r की पावर 4 बाई 4r, तो चार्ज एंक्लोज्ड इन द बॉल इज इक्वल्स टू, ये अब देखो यहाँ पे ये r से r कट जाएगा, तो 4 पाई रो नॉट r क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ r क्यूब बाई 4, ठीक है। तो चार्ज एंक्लोज्ड इन द बॉल इज इक्वल टू कितना हो गया, r क्यूब कॉमन निकाल लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन रो नॉट r क्यूब 1 बाई 3, तो इट इज 1 हो जाएगा अपॉन 12, तो इट इज समझे 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, इट इज 4 माइनस 3 बाई 12, दैट इज 1 बाई 12। 4 से कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये पाई रो नॉट r क्यूब बाई 4 3 12, तो ये चार्ज एंक्लोज ये आ गया। अब मैं यहाँ पर गॉस लॉ लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे जो गॉस लॉ लगाऊंगा वो देखना यहाँ पर, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो इतना पोर्शन है आपका यहाँ का ये इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब लगा रहा हूँ ई आउटसाइड सॉल्व कर रहा हूँ। ई आउटसाइड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ ई आउटसाइड। बहुत इजी समझ में आ रहा होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गॉस लगा दूंगा, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो चार्ज एंक्लोज पुट होगा वो पूरा चार्ज होगा, ये वाला कंप्लीट चार्ज, ये वाला चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ तक का चार्ज है, मेरे को पूरा एंटायर चार्ज चाहिए। तो ई तो बाहर आ गया, cos 0 डिग्री 1 हो गया, ये 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे जो एरिया लूंगा मैं वो यहाँ तक का लूंगा।
तो क्लोज इंटीग्रल कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया ये 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल चार्ज एंक्लोज हो गया पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये ई जो आ गया पाई से पाई कट गया, ये ई आ गया आपका कितना रो नॉट आर क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया ई आउटसाइड। ये क्या आ गया आपका ई आउटसाइड। क्या करा अपन ने, चार्ज एंक्लोज की जो वैल्यू है वो पुट कर दी पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो यही का है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट चुका है, 4 नीचे आ जाएगा तो 4 3 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर नीचे आ गया रो नॉट आर क्यूब, ये आ गया ई आउटसाइड। अब जो है आपको निकालना है बी पार्ट, वो है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर होगी और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस किस डिस्टेंस आर एम पे, आर एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द डिस्टेंस एट विच द फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है मेरे को, मैक्सिमा मिनिमा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन था वो क्या है, एक काम करो पहले आप ये वाला इतना पूरा पोर्शन लिखो, देन बी पार्ट अपन इसके बाद में सॉल्व करते हैं, पूरा एरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग को बी पार्ट निकालना है बेटा, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ई मैक्स, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और किस डिस्टेंस पे वो मैक्सिमम होगी। तो बेटा देखो ये तो पूरा क्या है कांस्टेंट है, आउटसाइड का अगर एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है, रो नॉट कांस्टेंट है, इसकी जो रेडियस है बॉल की वो भी कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये क्या है स्मॉल आर, बाहर की साइड की डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर यहाँ की डिस्टेंस है बाहर की साइड। तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तो घटती जाएगी, तो मैक्सिमम निकलने का चांस है ही नहीं। तो मैक्सिमम किस एक्सप्रेशन से निकलेगा, इनसाइड वाले एक्सप्रेशन से निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, बाहर तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना ही है, और मुझे क्या निकालना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सप्रेशन से निकलेगी, आउटसाइड वाले एक्सप्रेशन से नहीं निकलेगी, कौन से एक्सप्रेशन से निकलेगी, इनसाइड वाले एक्सप्रेशन से। तो भी आउटसाइड वाला अपन इरेज कर देते हैं, आउटसाइड वाला क्या कर देते हैं अपन, इरेज। ठीक है, तो अब जो इनसाइड वाला एक्सप्रेशन था अपन मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। एल्गोरिथम याद होगी आपको, मैंने बताया था काइनेमेटिक्स में, मैंने बताया इस साल की मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो आप देख लेना लेक्चर मैक्सिमम मिनिमा वाला। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो पहले लिख लेता हूं यहाँ पे, रो नॉट। समझ में आया, इनसाइड वाला क्यों सॉल्व कर रहे हैं अपन, आउटसाइड वाला क्यों नहीं कर रहे हैं, इनसाइड वाला क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ेगी तो घटना ही, और मुझे मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम आउटसाइड वाले फॉर्मूले से नहीं निकल सकती, इनसाइड वाले फॉर्मूले से ही मैक्सिमम निकलेगी। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आर है, किस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो निकालना है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। तो रो नॉट एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही, 1/3 भी कांस्टेंट है, आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, 4r भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कितना होगा आर के रिस्पेक्ट में 2r, आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2r। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं अपन, एल्गोरिथम क्या बोलती है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को क्या पुट करो, 0 इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/3 माइनस इट इज 2 से कैंसिल हो जाएगा r/2r, ये कहां पहुंच जाएगा 0 में, 1/3 माइनस r/2r, r/2r becomes 1/3, स्मॉल r becomes 2r/3। तो ये एक ही वैल्यू आ रही है r की। जब r की ज्यादा वैल्यू आती है तो अपन डबल डिफरेंशिएट करते, फिर पुट करते कि चेक करते डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि एक ही वैल्यू मिल रही है तो मुझे मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम ही होगा इस वैल्यू पे। अरे समझ रहे हो मेरी बात, अगर r की मेरे को 2-3 वैल्यू मिलती तो मैं डबल डिफरेंशिएट करता और उसमें वैल्यू पुट करके r की, अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमा और नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा। तो r की एक ही वैल्यू आ रही तो मैं क्रॉस चेक करूंगा ही नहीं, इसी पे होगा मैक्सिमा। तो ये वो वैल्यू है rm की, आप डबल डिफरेंशिएशन कर लेना, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेना, उसमें वैल्यू पुट कर भी देना, आपको नेगेटिव ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्या करोगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये वाला तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1/3 का डिफरेंशिएशन अब 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, ये वाला पोर्शन। क्या हो जाएगा, कर लो डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट इज d2e/dr² इज इक्वल टू, ये तो पूरा, ये तो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ये पड़ा रहेगा, ये इसका कितना हो जाएगा 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो इट इज इस r का 1 हो जाएगा, तो इट इज 1/2r। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है एक्सप्रेशन नेगेटिव, कितना आ रहा है एक्सप्रेशन
माइनस रो बाई 2r एप्सिलॉन नॉट। इसमें स्मॉल आर की वैल्यू भी नहीं पुट कर पाएंगे अपन, मतलब नेगेटिव आ रहा है, स्मॉल आर की वैल्यू पुट ही नहीं कर पा रहे हैं अपन, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो इस पे क्या होगा मैक्सिमा। तो ये वो डिस्टेंस rm, ये वैल्यू किसकी हो गई rm की, इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी। तो वैल्यू पुट करना है बेटा अपने को, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इस डिस्टेंस को यहां पुट करूंगा स्मॉल आर की जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल जाएगी मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह पे मैं 2r/3 पुट करूंगा, 2r/3 इंटू 3 तो ऑलरेडी है, माइनस ऑफ इसका स्क्वायर मार्क होगा, तो इट इज 4r²/9। क्या हो जाएगा ये 4r²/9 इंटू 4r, ई मैक्स कितना हो गया रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2r/9 माइनस 4 से 4 कट गया, r से 8 कर गया, क्या बचा r/9। तो ई मैक्स जो है ये बच गया r/9, रो r/9 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं? नोट इट डाउन बेटा। नाउ यहाँ पर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है पहले वो अपन समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है ये यहाँ पे समझते हैं इसको अपन। यहाँ पर मान लो मेरे पास एक चार्ज Q है, इसके यहाँ पर ये चार्ज Q पड़ा हुआ है यहाँ पर, समझते हैं इसको। इसकी सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोल होगी नहीं होगी? होगी। इसके अंदर कोई नया चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो ये उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अरे बोलो करेगा नहीं करेगा? तो मान लो इनफाइनाइट पे एक चार्ज पार्टिकल पड़ा है से Q0, क्या पड़ा है? इनफाइनाइट मतलब इससे बहुत दूर डिस्टेंस पे, मतलब ना इसका कोई लेना देना नहीं है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? इसकी फील्ड के अंदर ये नहीं और इसकी फील्ड के अंदर ये नहीं है, मतलब इन दोनों में इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है मतलब क्या? ये एक दूसरे की फील्ड के अंदर नहीं है, मतलब इनके अंदर जो सेपरेशन हो गया वो क्या हो गया? एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको अपन? इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इनफाइनाइट से इस चार्ज पार्टिकल को मुझे यहां पर इससे r डिस्टेंस दूर पे लाके रखना है, तो मुझे काम करना पड़ेगा। क्यों? ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको यहां पे लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। क्या बोला? इसको पहले डेफिनेशन से समझते हैं। अमाउंट ऑफ work required in bringing a charge from infinite to a point in electric field। समझे क्या बोला मैंने? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाके इसको रखने में जो काम किया गया है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q1, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q2, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q3। मेरे को एक असेंबली बनाना है, Q3 को यहाँ पे लाके रखना है, Q2 को यहाँ पे लाके रखना है और Q1 को यहाँ पे लाके रखना है। मैंने क्या बना दी? एक असेंबली बना दी। क्या बना दी? असेंबली। तो इनफाइनाइट सेपरेशन है। ये इसकी दूरी क्या थी? इससे इनफाइनाइट। इसकी दूरी इससे क्या थी? इनफाइनाइट। तीनों एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे चार्जेस पड़े हैं, उनको मिला के एक असेंबली बना दी मैंने, एक ट्राइंगल के कॉर्नर पर रख दिया। तो यहां रखने में जो यहां पर काम किया गया है वो काम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्या बोला मैंने? इस कॉन्फ़िगरेशन की, इस असेंबली की
इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। यहाँ पर दो पार्टिकल थे Q और Q0, Q पड़ा था, Q0 को मैं इन्फाइनाइट से लेके आया, ये तो एक दूसरे से कितने सेपरेशन पे थे, इन्फाइनाइट सेपरेशन पे थे, दोनों को लाके यहाँ पे रख दिया अपन ने। तो Q और Q0 को यहाँ पे ये टू सिस्टम ऑफ चार्जेस थे, तो Q0 को इन्फाइनाइट सेपरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो काम किया गया वो काम एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड रहेगा। वैसे ही यहाँ पर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो उनको अपन एक असेंबली बनाएंगे, तीनों में सेपरेशन, तीन चार्जेस है, तीनों में सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेपरेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन की जीरो होती है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई की जाती है कॉन्सेप्ट। जैसे अपन ने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो वहां पर अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है वो हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अपन पढ़ते हैं। जब इन दोनों में इंटरेक्शन है ही नहीं, मतलब एक दूसरे के फील्ड के बाहर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। जैसे ही इन दोनों में इंटरेक्शन हुआ तो उस इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी होगी वो यहाँ पे कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों में सेपरेशन पहले इनफाइनाइट था, इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं था इन तीनों का एक दूसरे से। अब ना तीनों एक दूसरे के साथ में आ गए, एक असेंबली के अंदर तीनों का एक दूसरे से तीनों का यहाँ पर इंटरेक्शन है, तो यहाँ पर इन असेंबली की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी तीनों चार्जेस की मिला के, वो पोटेंशियल एनर्जी भी अपन पढ़ने वाले हैं। एक डेरिवेशन अपन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी अपन देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन ए गिवन कॉन्फिगरेशन अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ पार्टिकल। देखो यहाँ पर मैं पहले दो चार्जेस की बात करता हूँ, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो मुझे यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये इसको भगाएगा यहाँ से, जैसे कि मान लो ये है, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, तो मैंने काम किया, अब मैं जैसे छोड़ूंगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है, वो अब अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। वैसे ही यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। मैं यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ, जबरदस्ती इसको लेके आ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वो काम इन दोनों की क्या कहलाएगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो वही बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज डिफाइंड एज वर्क डन। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। इसको रिपेल कर रहा है तो मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो यही बोला है यहाँ पर तीन चार्जेस में। अब तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे लाके काम करना पड़ा, तो क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन ए कॉन्फिगरेशन अगेंस्ट इंटरेक्शन फोर्स ऑफ द पार्टिकल। मुझे काम किसके अगेंस्ट करना पड़ा, इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ा। और काम, वो जो काम है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज अ कांसेप्ट एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फील्ड्स ओनली। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का जो कांसेप्ट है वो कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही उपलब्ध होता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए अपन ने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट लगा दिया। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर कंजर्वेटिव है, सो हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट पढ़ा। ये मैंने बताई थी बात आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसीलिए अपन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। व्हेन ऑल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर सेपरेटेड फार अपार्ट बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, देयर एग्जिस्ट नो इंटरेक्शन विद देम। इन दोनों में सेपरेशन पहले इनफाइनाइट था, इन तीनों में सेपरेशन पहले इनफाइनाइट था, तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, और इंटरेक्शन नहीं होता तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो उसको अपन यहाँ पर ऐसे रेफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या मानते हैं अपन, ऐसे रेफरेंस मानते हो। तो यही बोला, व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर सेपरेटेड फार अपार्ट बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, देयर एग्जिस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, दिस स्टेट वी टेक रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। इतना आप लिखें, देन अपन डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। नाउ अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल से एक Q है, मुझे इनफाइनाइट से Q0 चार्ज पार्टिकल को स्लोली यहां पर लेके आना है। कहाँ लेके आना है, एट ए डिस्टेंस कहाँ लाना है मुझे, R। तो लाते लाते किस समय पर, किसी टाइम पर Q0 यहां से ला रहा हूं इनफाइनाइट से, तो किसी टाइम t पर उसकी जो डिस्टेंस है वो यहां पर लेके आना है, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस यहां तक की कितनी हो गई,
सर्टेन डिस्टेंस x पे वो यहाँ पर होगा। अब मैं क्या करूँ, धीरे धीरे लेके आना है, बहुत स्लोली लेके आना। तो मैंने मान लो कितना डिस्टेंस चला, मान लो कितना चला मैंने dx। आप समझ रहे मेरी बात, इनफाइनाइट से लेके आना है। मेरे पास दो पॉइंट है, एक इनफाइनाइट है और मेरे पास एक यहाँ पर लेके आना है। तो आर्बिट्रेरी डिस्टेंस कहीं x के बीच में मैं लेके आ रहा हूँ धीरे 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 धीरे। तो मान लो एक सर्टेन डिस्टेंस x पे हूँ मैं अभी, और मैं कितना चल रहा हूँ dx। तो मुझे, मैं किधर चल रहा हूँ dx, मैं dx किधर चल रहा हूं, मैं dx चल रहा हूं इधर। और मुझे जो फोर्स लग रहा है ये q चार्ज क्या कर रहा है, मुझे इसको इधर रिपेल कर रहा है। तो मुझे जो फोर्स लग रहा है वो F इधर लग रहा है। अरे समझो यार, इसको कुछ नहीं है, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप समझना, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने ये पढ़ाया था कि Q चार्ज तो यहाँ पर पड़ा है, मुझे एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे r डिस्टेंस पे लेके आना है। तो अभी वो कहाँ पर है, अभी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है Q नॉट चार्ज कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो स्लोली मूव करके उसको कहाँ लेके आना, मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे लेके आना है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। मुझे यहाँ पे r डिस्टेंस पे लेके, यहाँ पे मुझे r डिस्टेंस पे लेके आना है। तो जब मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा तो r डिस्टेंस पे लाते वक्त यहाँ पर होऊंगा मैं कहीं पर। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मतलब मैं कितना चल रहा हूँ, थोड़ा सा चलूंगा, इनफाइनाइट स्लोली। तो मैं dx चल गया इधर। मैं dx जब इधर चला तब मेरे पे फोर्स किधर लग रहा था, इधर। मतलब मैं चल इधर रहा हूँ, मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। तो अगर मैं छोटा सा चल रहा हूँ dx, तो उसके लिए मुझे जो काम करना पड़ रहा है वो मैंने मान लो काम कितना किया, फोर्स इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर करना पड़ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया, सिर्फ dx छोटा सा। उस छोटे से के लिए मुझे जो काम करना पड़ा वो काम कितना करना पड़ा, dw, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो मैं देखूंगा तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स dx, दोनों में एंगल कितना है, cos 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, f dx cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, दिस टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम इज 180। तो dw वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना होगा, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपन जाते हैं कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ था, ये फोर्स हो गया, इनटू dx, ये कितना होता माइनस हो गया, cos 180 कितना होता -1। अब मैंने क्या करा, dw को यहाँ लिख लिया, dw इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, अपॉन dx अपॉन x स्क्वायर कर दिया। क्या dx अपॉन क्या कर दिया, x स्क्वायर। इंटीग्रेट किया dw का इंटीग्रेशन w हो गया, माइनस ऑफ q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, x की पावर -2 dx हो गया। क्या इंटीग्रेशन, अब लिमिट पुट करेंगे। इनिशियली मैं कहाँ पर हूँ, x बराबर इनफाइनाइट में हूँ, मेरी x जो है इनिशियली क्या इनफाइनाइट है, बाद में मेरी जो x होगी वो कहाँ हो जाएगी, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। मैं अभी कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, बाद में मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ पर। तो मैं कितने डिस्टेंस पे हूँ, पहले q नॉट में डिस्टेंस इनफाइनाइट थी, बाद में कितनी हो जाएगी r, तो मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, r डिस्टेंस पे। तो लिमिट जो हो गई वो इनफाइनाइट से r हो गई। आप जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। इतना समझ में आ गया। w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस भी बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -2 + 1 क्या हो गया, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन x। समझ रहे हो क्या हुआ, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और x की पावर -1 क्या हो गया, 1 अपॉन x फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। नाउ अपन क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। x का पहले अपर लिमिट पुट करी, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करी, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0, एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0। w कितना हो गया, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/r हो गया। तो जो फॉर्मूला बन गया क्या बन गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। ये जो वर्क है, यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो यही आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या हो गया, मैंने ये बताया था, दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया दो चार्जेस के लिए, इफ योर टू चार्जेस q and q नॉट एट डिस्टेंस आर अपार्ट, देन द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। नोट इट डाउन। ना अपन ने क्या देखा, Q और Q नॉट है, r डिस्टेंस दूर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r।
अगर यहाँ पे मेरे पास Q1 है, यहाँ पे मेरे पास Q2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अगर मेरे पास Q1 है और यहाँ पर माइनस Q2 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगी 1/4πε0 Q1 माइनस Q2 अपॉन R। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो पुट करना है विद साइन पुट करना है, ये कहने का मतलब है मेरा चार्जेस आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइन। क्या लिखना है अपने को? यहाँ पर स्टार मार्क करके यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस आर टू बी substituted with their sign, अब मान लो सर मेरे पास अगर 2 पार्टिकल नहीं होते, मेरे पास 2 से ज्यादा होते, मेरे पास 4 या 5 पार्टिकल है, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, मेरे पास 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है इनकी, तो मैं कैसे लिखूंगा? U ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट 5 सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस है, तो 1/4πε तो अपन बाहर लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला है? Q Q0 अपॉन R। तो अपन यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, 5 चार्जेस अपन 5 से शुरू करेंगे, Q5 Q4 अपॉन R54 विथ साइन पुट करना है, लेकिन यहाँ पे सब पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ। Q5 Q4 R54। अब R54 मतलब क्या? ये रहा R54, आपको समझना है। प्लस 54 हो गया, 5 के साथ फिर क्या आ जाएगा? 4 हटा दो, क्या बचेगा? एक कम 3 R53 मतलब क्या? ये रहा R53। R53 डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 3 प्लस फिर 5 लेंगे, 4 हो गया, 3 हो गया, अब एक और कम हो जाएगा 2 R52 क्या है? ये रहा R52। 5 हो गया, 4 3 2 हो गया, R5Q1 R51। ये 5 का सबके साथ इंटरेक्शन हो चुका है। 54 53 52 51 प्लस, अब 5 को छोड़ देंगे अपन, अब 4 को पकड़ेंगे। 5 के साथ एक कम किया 4, 5 के साथ फिर एक कम किया 3, 5 के साथ एक कम किया 2, 5 के साथ एक और कम किया 1। अब 4 से शुरू करेंगे, तो 4 के साथ एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 समझ रहे हो? अब 4 से शुरू करेंगे, R43 प्लस 4 से शुरू किया, 4 के बाद 3 के बाद फिर क्या आएगा? 2 R42। कहाँ हो गया? R42 का हो गया, ये हो गया आपका R42 प्लस Q4 Q1। देखो 4 3 4 2 4 1, फिर 4 3 4 2 और 4 1 R41। ये रहा आपका R41। ये 4 वाले के भी सबसे नाते जोड़ दिए अपन ने। अब 4 हो गया, 5 था 4 था, अब 4 के साथ 3 शुरू करेंगे, 4 3 4 2 सॉरी Q3 Q2 R32। अब 3 से शुरू किया, 3 2। अब एक और कम करेंगे तो Q1 R31। अब 3 के साथ क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे, दैट इज R31 प्लस 3 वाला भी खत्म हो गया, 5 वाले पूरे खत्म हो गए, ये पूरे 5 वाले खत्म हो गए, ये 4 वाले 2 के साथ एक ही हो गया, 3 वाले खत्म हो गए। अब 2 वाला, 2 के साथ एक ही आएगा, सिर्फ 2 के साथ एक कम करेंगे तो 1 खत्म हो गया ये भी, तो इट इज R21। तो क्या करना, पहले 5 के साथ सब लिख दो, 54 53 52 51 खत्म होगा 5 वाले। फिर 4 के बाद 4 3, सर 4 5 नहीं आया बेटा, आ तो गया, देखो 4 5 आगे लिखो, पिछले को बातें की, तो 4 5 आ चुका है, तो 4 3 4 2 4 1, फिर 3 2, सर 4 3 नहीं आया बेटा, आ तो गया, सर 5 3 नहीं आया बेटा, आ गया, देखो 3 2 बचा, फिर 3 1, फिर Q2 1। मतलब कि आप इतना याद रखो, इफ यू n इंटू n माइनस 1/2 इतनी टर्म्स आएगी, मतलब कि यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/5 चार्जेस है, तो इट इज 5, ये कितना हो जाएगा 2, तो इतना कितना होगा 10, तो कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हो मेरी बात?
अगर मेरे पास 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रहेगा तो कैसे करेंगे, फिर 4 वाले लिखेंगे, सिर्फ 1 5 वाले नहीं लिखेंगे, वो भी अपन देख लेते हैं। सब जगह चार्जेस को विद साइन पुट करना है, ध्यान रखना अपने को। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, चार्जेस आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइन, ठीक है। अगर मेरे पास 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, तो मैं सीधे से कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q4 Q3 R43 Q4 Q2, आप कंसेप्ट समझ लिख कैसे रहा हूं मैं, Q4 Q1 R41, 4 खत्म हो गया, Q3 Q2 R32, Q3 Q1 R31, अब एक और बचा सिर्फ Q2 Q1 R21, कितने 4 थे, तो n इंटू n माइनस 1/2 अपन लिखेंगे तो इट इज 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो इट इज 6 ओनली, तो 1 2 3 4 5 6, 4 से शुरू करो फिर खत्म करो, 3 से शुरू करो फिर खत्म करो, 2 से शुरू करो, मतलब कि ये हो गया, क्या हो गया, R43 R42 R41 32 31 21, ऐसे खत्म हुआ ये। चार्जेस कोई भी नेगेटिव होगा तो आपको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे पास 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो अपन देख ही चुके हैं यार बेटा, Q1 Q2 Q3, ये 3 से शुरू कर लो। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 Q2 R32, Q3 Q1 R31, Q2 Q1 R21, समझ में आया, ये यहाँ से शुरू कर लिया अपन ने और यहाँ खत्म कर दिया। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या एडिंग थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोर देन 2 थे यहाँ पर, 3 4 और 5 के लिए अपन ने देख लिया। चार्जेस को विद साइन पुट करना है, ध्यान रखना, लिखो इसको। अपन पढ़ते थे यहाँ पर कि यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर अगर Q0 चार्ज को लेके आना, कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके आना। क्या बोला है यहाँ पर, इनफाइनाइट से अगर Q0 चार्ज को लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है, तो जो एनर्जी होती थी या फिर जो वर्क होता था, अब इसको अपन छोड़ देते हैं। अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं कि मान लो एक इनफाइनाइट पे Q0 चार्ज पड़ा है, उसको उठा के यहाँ पे लाना है P पॉइंट पे, तो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला पड़ा था, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का लेके आना है, R डिस्टेंस पे लेके आना है। इसको क्या बोला था अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला था इसको अपन ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको अपन ने बोला था Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये अपना वर्क था। ये वर्क किस पे किया अपन ने, Q0 चार्ज पे किया है। अगर ये Q0 डिवाइड में आ जाता है, इनफाइनाइट से P पॉइंट तक वर्क किया मैंने, Q0 का आ गया डिवाइड में, इस इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V। ये पोटेंशियल एनर्जी U था, ये पोटेंशियल UV हो गया। आप समझ रहे व्हाट इज पोटेंशियल। एक Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे जो वर्क किया गया है वो है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q0 चार्ज को लाने में जो वर्क किया है वो किया है फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाए Q0 का आ जाएगा डिवाइड में, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया वो क्या हो गया, ये हो गया। उसी वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा होना चाहिए, यूनिट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जो आपको समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा। उसके बाद ये लिखना है आपको, है ना, आप समझ रहे मेरी बात। 10 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क लग रहा है, मान लो 100 जूल लग रहा है, तो ये जो है 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यूनिट कूलम को लाने में जो वर्क लग रहा है वो है 10 जूल पर कूलम। ये है आपका पोटेंशियल। क्या है ये आपका पोटेंशियल। तो उसकी यूनिट क्या हो गई, जूल कूलम इनवर्स, और वी कैन राइट इट एज वोल्ट।
1 जूल कूलम इनवर्स को ही 1 वोल्ट बोला गया है, तो अपन वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्ट। डायमेंशन फॉर्मूला पता है, जूल का क्या पता है, जूल का कितना होता है डायमेंशन फॉर्मूला? ml/t। जूल मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। जूल क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कूलम इनवर्स फोर्स का होता है क्या? mlt-2 इंटू LC-1। अब c को क्या लिखेंगे अपन? at⁻⁻1। तो ml/t-3 a-1, समझ रहे? न्यूटन हो गया mlt-2, मीटर का l, कूलम इनवर्स का at, कूलम का at इनवर्स, तो ml/t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या लिखा गया है? इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, Q नॉट को बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट P अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स चार्ज। इसने क्या किया होगा? इसको रिपेल किया होगा, आने नहीं दिया होगा, मैंने जबरदस्ती काम किया। तो Q नॉट चार्ज पे जो काम किया गया वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो Q नॉट चार्ज को डिवाइड में लेके आया, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हो गया? ये पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/q/4πε0r। ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे भी चार्जेस आर टू बी सब्सटीट्यूटेड, चार्जेस आर टू बी सब्सटीट्यूटेड विद द साइन, चार्जेस आर टू बी सब्सटीट्यूटेड विद द साइन। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, वहां डायरेक्शन देख चुके होते थे, इसलिए अपन वहां चार्जेस का साइन पुट नहीं करते थे। कहां पर? फोर्स और फील्ड में। लेकिन एनर्जी और पोटेंशियल में करेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेस टू बी सब्सटीट्यूटेड विद देयर साइन। तो इतना लिखेंगे आप। ना यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू असेंबली ऑफ चार्जेस। एक चार्ज है मान लो Q, मुझे यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, सॉरी कैपिटल Q है तो इट इज कैपिटल Q अपॉन R। एक चार्ज हुआ तो अब मान लो मेरे पास यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पर Q4 चार्ज है और यहाँ पे Q5 चार्ज है। क्या चार्ज है? Q5। यहाँ पर पॉइंट P पे मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस देखना पड़ेगी, डिस्टेंस कितनी आगे? R1। ये डिस्टेंस देखना पड़ेगी कितनी आगे? R2। ये डिस्टेंस देखना पड़ेगी कितनी आगे? R3। ये डिस्टेंस देखना पड़ेगी कितनी आगे? R4 एंड दैट इज R5। तो जहाँ पोटेंशियल लिखूंगा मैं वो लिखूंगा 1/4πε, तो कॉमन आ जाएगा। क्या लिखते हैं अपन? सिर्फ चार्ज और उससे डिस्टेंस, जहाँ पे निकालना वहाँ की चार्ज उससे डिस्टेंस उस पॉइंट की, तो इट इज Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस Q5/R5 एंड सो ऑन चलते जाएगा ऐसा। अब मान लो इसके अंदर Q3 और Q4 क्या नेगेटिव आ गए, तो यहाँ पर अपन को Q3 में नेगेटिव करना है और Q4 में नेगेटिव करना है, मतलब चार्जेस को भी साइन पुट करना है। अगर पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव भी पुट करना है। ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। पॉइंट P पे निकालना है तो उससे डिस्टेंस पता होना चाहिए अपने को, Q1 R1 Q2 R2 Q3 R t। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं पोटेंशियल इज नथिंग बट 1/4πε0 summation of Qi/Ri where I is equals to 1 to I is equals to n। यहाँ पर क्या हो गया? समेशन लगा दिया, मतलब 1/4πε को कॉमन आ गया। इट इज आई की वैल्यू 1 हो गई, तो Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस Q4 R4 प्लस Q5 R5 इस तरीके से, और विद साइन पुट करना है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, लिखें इसको आप।